हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था अक्षांश की संख्या कितनी होती है और अक्षांश किसे कहते हैं। हम लोगों ने अक्षांश के बारे में चर्चा किया और अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा किया। सबसे पहले ये पृथ्वी है साथियों, तो ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं साथियों? पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन। और याद रखना, सच में पृथ्वी ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव के पास पृथ्वी क्या है? चिपटा हुआ है, ऐसे है साथियों। ध्रुव के पास पृथ्वी क्या है साथियों? चिपटा हुआ है। तो जो हम अक्षांशों की संख्या के बारे में बात किए थे, 181 और 179, तो याद रखना साथियों कि जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे ना, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी साथियों? थोड़ा बढ़ेगी साथियों, थोड़ा क्या होगी साथियों? बढ़ेगी। जबकि यहाँ क्योंकि साथियों ये ध्रुव जो है ना, ध्रुव के पास क्या है? पृथ्वी साथियों चिपटा हुआ है, पृथ्वी क्या है? धंसा हुआ है। ठीक है, इस तरह धंसा हुआ है पृथ्वी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने आपको ये बताया था कि टोटल मिला के ग्लोब पर जो है साथियों अक्षांशों की संख्या, और अक्षांश मतलब क्या? एक समांतर रेखा हुआ। अरे ये समांतर रेखा हुआ ना, इसमें समांतर रेखा हुआ कि नहीं, या वृत्त हुआ कि नहीं। तो साथियों हमने ये आपको बताया था कि ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या जो होती है साथियों 179 होती है। कितनी होती है साथियों? 179 होती है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना साथियों, 179 के अतिरिक्त और भी 4 गो होती है अक्षांश, और भी 4 अक्षांश होती है। पूछोगे कैसे? कोई बता सकता है कौन सा 4 अक्षांश है? जैसे हम ग्लोब में बताए थे कि ग्लोब में अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। जबकि मैप में अक्षांश की संख्या कितनी होती है साथियों? 181 होती है। लेकिन साथियों इसके अतिरिक्त 4 गो और भी होता है, 4 गो और भी होता है, 4 गो और भी होता है। वो 4 गो का नाम बता सकते हो? चलिए कोई बात नहीं पता है तो हम बता देते हैं। 4 गो कर्क है, मकर है, अंटार्कटिक वृत्त है और आर्कटिक वृत्त है। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि 2 अक्षांश, ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश और ये हुआ 1 डिग्री अक्षांश। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं साथियों? कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कटिबंध कहा जाता है। और हमने एक नियम भी बनाया था। क्या नियम बनाया था? कि जब भी अक्षांश खिंचाएगा साथियों, जब भी अक्षांश खिंचाएगा तो 1 डिग्री के अंतराल पर खिंचाएगा साथियों। न कि यहाँ 0 के बाद हाफ नहीं होगा, या डायरेक्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इसी तरह जाकर 90 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन साथियों हम लोग फिर 23.5 डिग्री अक्षांश को क्यों खींचते हैं? हम लोग नियम तो हम लोग बनाते हैं और नियम को तोड़ भी हम लोग देते हैं। तो हम लोग जब ये कह रहे हैं कि जब भी अक्षांश खिंचाएगा 1 डिग्री के अंतराल पर खिंचाएगा, लेकिन हम लोग 23.5 डिग्री को क्यों दे देते हैं? तो गौर से समझना क्या होता है साथियों कि ये मान लो 23.5 डिग्री अक्षांश है और इधर भी 23.5 डिग्री अक्षांश है। जब ऊपर में इधर नॉर्थ हुआ और ये इधर साउथ हुआ साथियों, वेस्ट हुआ ना, और इधर क्या हुआ साथियों? ईस्ट हुआ। ठीक है, यानी कि इधर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहां से ध्यान से समझना क्या होता है साथियों कि सूर्य जो है ये हमारे सूर्य देव है साथियों, ये हमारे सूर्य देव है, सन है साथियों। याद रखना कि सूर्य की रोशनी पूरे पृथ्वी तक जाता है साथियों, पूरे पृथ्वी। लेकिन याद रखना साथियों कि सूर्य की किरणें यही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता, सीधी चमकता है साथियों। यही 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साथियों साउथ, 23.5 डिग्री साउथ साथियों, ये दोनों के बीच में साथियों सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत चमकती है, कहीं ना कहीं लंबवत सीधा चमकती है साथियों। तो इसलिए इसको 23.5 डिग्री मान लिया गया है कि ये 23.5 डिग्री इसको लिया और इसको 23.5 डिग्री लिया। यानी कि ये हम नहीं बनाए, ये प्राकृतिक द्वारा दिया गया है साथियों। भले हम इसको माने हैं लेकिन ये प्राकृतिक द्वारा दिया। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक साथियों सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है सालों भर साथियों। समझ रहा? तो इसलिए 23.5 लेते हैं। समझा या नहीं समझा? आप बोलोगे सर आगे चलेंगे तो फिर 66.5 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री भी है। तो सर यहाँ आप बोले कि चलिए सर ठीक है, यहाँ हम आपका बात मान लेते हैं कि ये 23.5 डिग्री और नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, इसलिए हम इसको 23.5 डिग्री लिए। लेकिन यहाँ क्या फंडा है सर? 66.5 डिग्री और यहाँ नॉर्थ में 66.5 डिग्री और 66 डिग्री साउथ में आप क्यों ले लिए? यहाँ तो 66 लेना था ना, लेना था कि नहीं? बताओ साथियों, लेना था कि नहीं? जब यहाँ तो आप यहाँ कारण बता दिए कि 23.5 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि सूर्य की किरणें यही 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ के बीच में साथियों ये क्या होता है साथियों? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब सीधी पड़ती है साथियों। तो इसलिए हम लोग 23.5 डिग्री ले लिए। लेकिन साथियों ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ क्यों ले लिए हम लोग? यहाँ तो हम रीजन बता दिए, लेकिन यहाँ हम रीजन नहीं बता पा रहे, यहाँ हम रीजन नहीं बता पा रहे। इसका क्या फंडा है? तंका बता दो हमको। सूर्य की किरणें जो है साथियों यहीं तक तिरछा जाती है और इधर उतना तिरछा नहीं जा पाती, 66.5 डिग्री तक ही तिरछा जा पाती है साथियों, और इधर भी 66.5 डिग्री तक ही तिरछा जा पाती है। अगर मान लो सूर्य जब ई जगह पर रहेगा, ई जगह चमकेगा साथियों, ई जगह पर चमकेगा, लंबवत पड़ेगा, तो इधर क्या होगा? इधर साथियों इधर एकदम पूरा डार्कनेस छा जाएगा साथियों, पूरा अंधेरा रहेगा ये क्षेत्र में।
जब यहाँ कर्क रेखा पर रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत चमकेगा तो इधर क्या होगा, दिन होगा साथियों। इधर यहाँ जो है ये वाला जो क्षेत्र में साथियों, ये वाला क्षेत्र में 6 महीना दिन होगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर है तो इधर जो है नॉर्थ क्षेत्र में साथियों, ये वाला क्षेत्र में साथियों 6 महीना दिन होगा। और जब अगर इस क्षेत्र में क्या होगा साथियों, इस क्षेत्र में 6 महीना साथियों क्या होगा, रात होगा। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर आएगा तो ये वाला क्षेत्र साथियों 6 महीना यहाँ दिन होगा और इस जगह पर 6 महीना रात होगा साथियों। यानी कि हम कह सकते हैं साथियों कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। समझ में आया मेरी बात को या नहीं समझे? अब देखो सूर्य ये जो है, ये बीच वाला जो रेखा है, हम यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला रेखा है साथियों, ये क्या है, ये है भूमध्य रेखा। और यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये क्या है साथियों, ये है कर्क रेखा। इधर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये है मकर रेखा। तो साथियों अगर मान लो सूर्य की किरणें यही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच क्या पड़ती है साथियों, लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है साथियों, लंबवत पड़ती है। तो एक बात बताओ साथियों, जब इस जगह पर सूर्य होगा, सूर्य भगवान इस जगह पर होंगे साथियों, तो यहाँ क्या होगा, ये जो उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है साथियों, 66.5 डिग्री के ऊपर वाला जो क्षेत्र है साथियों, वहां क्या होगा, 6 महीना दिन होगा साथियों। और एने पड़ेगा इस जगह पर क्या होगा साथियों, इस जगह पर ये इस जगह पर क्या होगा, 6 महीना रात होगा। लेकिन जब मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें चमकेगी साथियों, तो यहाँ 6 महीना दिन और यहाँ 6 महीना रात हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, समझ पाया या नहीं समझ पाया? समझा 66.5 डिग्री क्यों लिया, इसका भी समझा, इसका भी जवाब समझा। क्योंकि साथियों सूर्य की किरणें यहीं तक तिरछा जा पाती है साथियों, बाकी बात इधर डार्कनेस हो जाता है साथियों, अंधेरापन छा जाता है। तो इसलिए यहाँ 66.5 डिग्री लिया। ये प्राकृतिक रेखा है साथियों, ये हम नहीं खींचे तो हम है, लेकिन ये भगवान के द्वारा प्राकृतिक द्वारा दिया गया है साथियों, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब हम लोग जो है थोड़ी सी गहराई में घुसते हैं साथियों, थोड़ी सी गहराई में घुसते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? अच्छा, सूर्य है। तो एक काम करते हैं, हम फिर कल का ही डायलॉग आज दोहरा रहे हैं। एक काम करते हैं कि हम जो है पेंट वेंट खोल के और सूर्य के सामने में चल जाते हैं कि भगवान हमको ऊर्जा दे दीजिए, आप ही ऊर्जा के स्रोत है, हमको भोजन मिल जाएगा। क्या भोजन मिलेगा? ऊर्जा मतलब क्या होता है? ऊर्जा मतलब भोजन। हम भोजन इसलिए करते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगर हमको डायरेक्ट कोई ऊर्जा मिल जाएगा तो भोजन करने की जरूरत ही नहीं होगा साथियों। तो अगर पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य साथियों, लेकिन सूर्य से कौन सा ऊर्जा निकलता है साथियों? सोलर ऊर्जा। कौन सा निकलता है? सोलर एनर्जी साथियों। क्या इस सोलर एनर्जी हमारे काम में आता है? बिल्कुल हमारे काम में नहीं आता साथियों, बल्कि ये सोलर एनर्जी हमारे काम में क्या आता है साथियों? तो हमारे काम में आता है रासायनिक ऊर्जा। हमारे काम में क्या आता है साथियों? रासायनिक ऊर्जा। और इस सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है साथियों? पेड़ पौधे करते हैं। किसके माध्यम से साथियों? तो किसके माध्यम से साथियों? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से साथियों? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं साथियों। क्या मेरी बात को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। सूर्य से क्या मिलता है? सोलर एनर्जी। अब सोलर हमको क्या चाहिए भैया? हमको चाहिए रासायनिक ऊर्जा। हमको क्या चाहिए साथियों? रासायनिक ऊर्जा चाहिए। हमको सोलर एनर्जी तो हमको चाहिए नहीं भैया। तो इस सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है साथियों? पेड़ पौधे पादप करते हैं। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वही उसी के माध्यम से सोलर एनर्जी को चेंज कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में साथियों। और यही रासायनिक ऊर्जा हमें जरूरत चाहिए साथियों, हमें यही रासायनिक ऊर्जा जरूरत चाहिए। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे साथियों। हमने आपको यह कहा कि ये पृथ्वी है साथियों। पृथ्वी लगभग गोल है, जियोइड के आकार में है। ये हुआ बीच में भूमध्य रेखा। ये अब इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं साथियों? 23.5 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं मित्रों? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री साथियों साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ वाले अक्षांश रेखा को बोलते हैं मकर रेखा साथियों। अब इसका नाम मकर क्यों पड़ा और कर्क क्यों पड़ा, आगे चल के इसके बारे में विस्तार से नॉलेज देंगे। भूमध्य रेखा, इसको बीच वाले रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं साथियों। अब ये पूछना नहीं, अभी ये नहीं पूछना कि सर इसका नाम विषुवत ही क्यों पड़ा, इसका भी जवाब मिलेगा, टेंशन नहीं करना, सब जवाब देंगे। अब यहां इसके ऊपर में आएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले रेखा को साथियों, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं मित्रों? आर्कटिक रेखा। क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या मैं सही जा रहा हूं? और 66.5 डिग्री साउथ वाले रेखा को साथियों क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री साउथ वाले रेखा को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त रेखा बोलो या वृत्त बोलो, बात बराबर है, वृत्त ही बोलते हैं, अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अंटार्कटिक वृत्त। यहां हम सूर्य भगवान को बनाते हैं, यह हुआ सन, यह हुआ सूर्य भगवान। अब यहां ध्यान से समझना साथियों, ध्यान से समझना, ये सूर्य जो है साथियों, सूर्य जो है चमकेगा ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, मकर रेखा के बीच में साथियों ये क्या होगा साथियों? ये सालों भर चमकेगा, लंबवत चमकेगा, कहीं ना कहीं लंबवत चमकेगा कि नहीं? अब मेरी बात को यहां तक, यानी दोनों जगह साथियों ये लंबवत चमकेगा। सूर्य जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत चमकेगा, सीधा सीधी चमकेगा साथियों, एकदम खड़े चमकेगा, ठीक है। लेकिन साथियों यहां से साथियों इसके बाद अगर इधर बात करें साथियों, इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ जाएगी, चमकेगा भी साथियों, वो तिरछा चमकेगा साथियों। कैसे चमकेगा? तिरछा चमकेगा साथियों। इधर कैसे चमकेगा? तिरछा चमकेगा। कैसे चमकेगा मित्रों? तिरछा चमकेगा। समझ रहा है या नहीं मेरी बात को? समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? 23.5 डिग्री के बाद सूर्य की किरणें चमकेगी तो कैसे चमकेगी साथियों? तिरछा चमकेगा। तो साथियों हम ये एक बात बोलते हैं,
तीव्रता एक वर्ड होता है, तीव्रता जानते हो? तीव्रता क्या होता है? हम आपसे ये पूछते हैं, सबसे अधिक जो प्रकाश की तीव्रता, यानी कि तीव्रता मतलब सबसे अधिक प्रकाश कहां चमकेगा, सबसे अधिक प्रकाश कहां चमकेगा? ये ई जगह पर इसको बोलते हैं ए, या ई जगह पर बी में, बताओ कहां चमकेगा? सबसे अधिक प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश जो चमकेगा, तीव्र कहां चमकेगा मतलब स्पीड में कहां चमकेगा, बताओ साथियों? ए में चमकेगा, ए में चमकेगा, क्योंकि सीधे पड़ रहा है, सीधा सीधी पड़ रहा है। तो साथियों हम ये कह सकते हैं अलग अलग स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग है, बोल सकते हैं कि नहीं? अलग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग है। सब जगह प्रकाश एक जैसा चमकता है क्या? बोलो साथियों, चमकता है क्या? तो हम आपसे यही कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साथियों हम आपसे यही कहते हैं कि हम जितना विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे, प्रकाश क्या होगा? ज्यादा तिरछा होगा कि नहीं? पता मित्रों, होगा कि नहीं? प्रकाश चमकेगा तो कैसा होगा? ज्यादा तिरछा चमकेगा। जितना हम दूर जाएंगे उतना ज्यादा तिरछा चमकेगा, बोलो ना, चमकेगा कि नहीं साथियों? विषुवत रेखा की ही बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ अगर मान लो यहाँ कर्क रेखा, अगर हम कोई भी चीज को लेते हैं कहाँ, विषुवत रेखा से ही लेते हैं, जीरो से ही लेते हैं, तो इसलिए तो हम यहाँ कर्क रेखा बोल रहे हैं, विषुवत रेखा बोल रहे हैं, हम कर्क रेखा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते हैं कहां से? जीरो से। तो इसलिए हम विषुवत रेखा को केंद्र में मानकर चलेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो साथियों हम विषुवत रेखा से जितना ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणें उतना तिरछा चमकेगा। और एक बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम आपसे ये बोलते हैं, हम आपसे ये कहते हैं, अब आपसे हम ये कहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ये सूर्य की किरण है साथियों, एकदम तिरछा, एकदम सीधा सीधी आ रहा है, ये सतह है, सूर्य की किरणें तिरछा, ये सीधा सीधी आ रहा है साथियों। तो एक बात बताओ, और एक है सूर्य की किरणें ऐसे आ रहा, टेढ़ा आ रहा है साथियों, एक आ रहा टेढ़ा, ठीक है? तो साथियों ज्यादा बताओ, ज्यादा गर्म किस जगह पर होगा? एक जगह पर होगा या बी जगह पर होगा? ज्यादा गर्म कहां होगा? ए में होगा या बी में होगा? गुड, क्या बात है यार, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ए पर होगा, क्योंकि साथियों यहाँ सूर्य की किरण में सीधे खड़े आया, खड़े टकरा चढ़ गया ससुरा, तो यहाँ ज्यादा तापमान होगा मित्रों, ज्यादा गर्म होगा। और ई ससुरा आया तिरछा में आया साथियों, ये तिरछा आया, ज्यादा जगह छेका, नहीं देख रहे हो? ज्यादा जगह छेक रहा, नहीं देख रहे हो? अगर यहाँ मान लो ये तिरछा में आया, जब ये सूर्य की किरण तिरछा में आया तो यहाँ कितना जगह छेका और यहाँ कितना कम जगह छेका, यहाँ ज्यादा जगह छेका साथियों, इसलिए यहाँ कम गर्म लगेगा, बी जगह पर कम गर्म लगेगा और ए जगह पर ज्यादा गर्म लगेगा साथियों। समझा या नहीं समझा? बोलो, समझा या नहीं समझा? तो हम ये कह सकते हैं साथियों, ए पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी साथियों और बी पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि तिरछा प्रकाश में साथियों जब प्रकाश जो है तिरछा आती है साथियों, तो वो क्या करता है, जगह ज्यादा छेकता है, जिस कारण यहाँ तापमान कम होता है साथियों। और यहाँ जब प्रकाश की किरणें सीधी आती है साथियों, सीधी किसी सतह पर पड़ती है, तो ये क्या करता है, जगह कम छेकता है साथियों, इसलिए यहाँ का तापमान क्या होता है साथियों, हाई होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है या ना? बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, क्या बात है यार, समझा? किसी को कोई डाउट है तो बताओ साथियों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ मित्रों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, किसी को नहीं डाउट होगा। क्यों डाउट होगा यार? हाँ, क्यों डाउट होगा? नहीं होगा डाउट ना, हम जानते हैं ना। ये पृथ्वी है, ओ किरण बन गया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है ना, वायुमंडल है, हो का ना तुम लोग? चारों तरफ कौन सी है? वायुमंडल है, हो कहो? चारों तरफ क्या है साथियों? वायुमंडल है, बोलो रे। वायुमंडल मतलब हवा का मिश्रण है रे, गैसों का मिश्रण है, चारों तरफ क्या है? वायुमंडल, हो कहीं रे? हो कहना, ठीक, वायुमंडल है। अब ये बाबुआ ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। एक प्रकाश सीधे सीधी आ रहा है साथियों, सूर्य से एक प्रकाश सीधे सीधी आ रहा है, कुछ प्रकाश सीधे सीधी आ रहा है, और दूसरा प्रकाश साथियों तिरछा आ रहा है साथियों, तिरछा आ रहा है, ध्यान से समझना। एक प्रकाश सीधा आ रहा है और दूसरा प्रकाश तिरछा आ रहा है साथियों। आपसे हम ये कहते हैं रे बबुआ, सबसे ज्यादा देर तक कौन प्रकाश रहेगा? सीधा प्रकाश रहे। मतलब हम आपसे ये कहते हैं, फिर से क्वेश्चन सुनो, सूर्य की किरणें, सूर्य से एक प्रकाश सीधा आ रहा है और एक प्रकाश तिरछा आ रहा है साथियों, एक प्रकाश तिरछा आ रहा है। तो हम ये आपसे कहते हैं कि पृथ्वी पर सबसे देर तक कौन प्रकाश रहेगा? तिरछा प्रकाश या सीधा प्रकाश? कौन प्रकाश रहेगा बताओ? गुड, क्या कहां तुम लोग सुना था यार? सीधा प्रकाश, ओ माय गॉड, सबसे देर तक रहेगा। अरे ये सीधा आया, खड़े आया, टकराया, खच नहीं चल गया, अरे तिरछा प्रकाश जाएगा, यहां से टकराएगा, हेने जाएगा रे, हेने जब टकरा कर हेने परावर्तित होगा साथियों, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन।
यानी कि ज्यादा देर तक ये वायुमंडल में रहेगा, ज्यादा देर तक पृथ्वी के सतह पर रहेगा साथियों। यानी कि तिरछा प्रकाश क्या होगा साथियों, ज्यादा देर तक रहेगा पृथ्वी पर। हाँ, सीधा प्रकाश ज्यादा देर तक प्रकाश, सीधा प्रकाश जो है ज्यादा देर तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। समझ में आया? अब आपसे हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश आया तो इस प्रकाश को चूसने का काम, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा सतह, पृथ्वी का सतह, और कुछ प्रकाश को टकरा कर भेज देगा। भेजेगा कि नहीं? कुछ प्रकाश को ये सतह, हमको कोई भी चीज तभी दिखता है जब उसे टकरा कर प्रकाश आता है। जैसे मान लो ये है साथियों, ये है, ये क्या है, ये क्या है, भूल गए क्या है, तुम लोग बोलो क्या है, माउस है बाबू। तो ये माउस है बबुआ, हमको ये तभी दिखता है जब यहां से प्रकाश गया और वहां से टकरा कर आया, तभी हमको दिख रहा है। अगर यहां से टकरा कर प्रकाश नहीं आता साथियों तो ये कैसा दिखता है, ये बिल्कुल नहीं दिखता। समझ में आया? तो हमको ये तभी दिख रहा है जब यहां से प्रकाश टकरा कर आ रहा है। समझ में आया? तो कोई भी चीज तभी दिखता है जब प्रकाश टकरा कर वहां से आता है। समझ में आया? तो साथियों अब यहां से क्या होता है कि यहां सीधा सीधा प्रकाश पड़ा, सीधा सीधा प्रकाश पड़ा, यहां से टकरा कर चला गया, सीधा सीधा प्रकाश पड़ा तो टकरा कर चला गया साथियों। और इसके बाद कुछ क्या किया, कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा प्रकाश के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लिया। अवशोषित किया कि नहीं? कुछ मात्रा को अवशोषित कर लिया, पृथ्वी अवशोषित किया या वायुमंडल में अवशोषित हो गया, रह गया कुछ मात्रा वायुमंडल में रह गया। समझ रहा है या नहीं समझ रहा? साथियों एक बात बताओ साथियों, अगर सीधा सीधी प्रकाश होगा क्या यहाँ परावर्तित होगा? क्या परावर्तित नहीं होगा। जैसे आया था लंबवत में आया था, लंबवत ही चला जाएगा साथियों। लेकिन साथियों अगर प्रकाश तिरछा होगा तभी साथियों यहाँ परावर्तित होगा। प्रकाश अगर तिरछा होगा तभी परावर्तित होगा। याद करो प्रकाश के परावर्तन में जब किसी सतह पर, चिकनी सतह पर प्रकाश आती है और आकर, प्रकाश कैसी होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए। कभी ऐसा बनाया था क्या? नहीं बनाया था। जब भी बनाया था तो ऐसे बनाया था साथियों। और तिरछी जब प्रकाश आती है और टकरा, सतह से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साथियों? क्या बोलते थे साथियों? प्रकाश का परावर्तन कहते थे कि नहीं? यानी कि साथियों प्रकाश का तिरछा होना भी क्या है साथियों, जरूरी है। प्रकाश का भी तिरछा होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये होगा प्रकाश का परावर्तन तभी होगा साथियों जब प्रकाश तिरछा आएगा। तो साथियों यहाँ तिरछा आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये परावर्तन हुआ कि नहीं? बोलो रे परावर्तन मतलब, अरे परावर्तन मतलब समझते हो? जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन। वर्तन है परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन समझा। लेकिन साथियों जब सूर्य से प्रकाश आती है ना, तिरछा प्रकाश आती है ना, ये टकरा कर जब लौट जाती है ना, तो हम लोग इसको तो बोलते थे आपतित किरण और इसको बोलते थे हम लोग परावर्तित किरण बोलते थे ना। लेकिन साथियों जानते हो ज्योग्राफी में इसको क्या कहता है? इसको तो आपतित किरण कहेंगे, लेकिन हेकराक ससुरा बोलता है एल्विडो। इसको परावर्तित किरण ना बोलकर साथियों इसको बोलता है एल्विडो। समझा या नहीं समझा? कहने का अर्थ ये है कि जितना ज्यादा प्रकाश तिरछा होगा मित्रों, जितना ज्यादा प्रकाश तिरछा होगा साथियों, उतना ज्यादा ही क्या होगा, परावर्तित होगा। परावर्तित भी उतने ही ज्यादा होगा। ओह नीचे नीचे कर दिए, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे प्रकाश इतना ज्यादा हुआ तो परावर्तित भी इतने ज्यादा होगा। प्रकाश और हुआ कि नहीं, उतना ही ज्यादा होगा परावर्तित। समझ में आया? तो साथियों हम ये कहते हैं साथियों कि यानी कि परावर्तित मतलब एल्बिडो भी क्या होगा साथियों, एल्बिडो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साथियों एक बात बताते हैं, ये सूर्य, ये पृथ्वी है साथियों, ये पृथ्वी है और यहाँ से वो सीधा सीधा किरण जा रही है और एक तो टेढ़ा जा रही है मित्रों, टेढ़ा जा रही है। किरण का नाम 1 है और इस किरण का नाम 2 है। किरण से मेरा कोई संबंध नहीं है साथियों, किरण से मेरा कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो साथियों सबसे ज्यादा किरण, एक किरण सीधा जा रही है और एक किरण तिरछा जा रही है। अब एक बात बताओ, पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा किस किरण को अवशोषित करेगा? गुड, बहुत जवाब दिए, 2। हाँ सही बात है सर, सबसे ज्यादा 2 नंबर किरण को अवशोषित करेगा साथियों। समझा है ना? समझा? 2 इसलिए तो गर्म लगता है। और तिरछा किरण को कम अवशोषित करेगा साथियों। तो इसका मतलब एल्बिडो का मान ज्यादा होगा तो अवशोषण भी क्या होगा साथियों, अवशोषण भी क्या होगा साथियों, कम होगा। अवशोषण जब कम होगा तो प्रकाश की तीव्रता, मतलब प्रकाश कितना तीव्र कितना होगा साथियों, तीव्र भी कम होगा साथियों। तीव्रता जब कम होगा साथियों, तापमान भी क्या होगा साथियों, कम होगा। जितना ज्यादा प्रकाश तिरछा होगा उतना ज्यादा एल्बिडो होगा री, उतना ज्यादा परावर्तित किरण उतना ज्यादा परावर्तित होगा। और जितना ज्यादा एल्बिडो होगा प्रकाश का अवशोषण भी कम होगा और तीव्रता भी साथियों, प्रकाश तीव्र भी कम होगा साथियों और तापमान भी साथियों क्या रहेगा साथियों, कम रहेगा। इसलिए साथियों विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर साथियों क्या लगता है साथियों, ठंडा लगता है साथियों। इधर ठंडा होगा तो जब ठंडा होगा तो सतह ठंडा होगा तो बर्फ होगा, बर्फ का सतह कैसा होता है साथियों, चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। और जितना ज्यादा चिकना होगा उतना ज्यादा प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा साथियों, उतना ज्यादा परावर्तित होगा। खुरदरा सतह में प्रकाश का परावर्तन कम होता है, प्रकाश परावर्तित कम होता है साथियों। जितना सतह चिकना होगा साथियों उतना
ज्यादा प्रकाश टकरा कर लौटेगी साथियों। इसी टकरा कर लौटने किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो साथियों एल्बिडो क्या होता है? जितने ध्रुव तक जाएंगे एल्बिडो का मान ज्यादा होता है साथियों, और जब ज्यादा होगा अवशोषण कम होगा, अवशोषण कम होगा तो प्रकाश की तीव्रता भी कम होगी, और जब प्रकाश की तीव्रता कम होगी साथियों तापमान भी कम होगा। इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है साथियों? ठंडा लगता है, और जब ठंडा लगेगा तो बर्फ जम जाता है, और जब बर्फ जम जाता है साथियों चिकना सतह हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बोलो यार। यानी कि साथियों अक्षांश क्या करता है? तापमान को निर्धारित करता है। अक्षांश में जब भी तुम देखो तापमान को निर्धारित कर रहा है कि नहीं, यानी साथियों हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, याद करो निम्न अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को बोले थे ना निम्न अक्षांश, और है करा 90 डिग्री अक्षांश को क्या बोले थे? उच्च अक्षांश बोले थे। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे साथियों, तापमान क्या होता है? कम हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है साथियों, ठंडा हो जाता है साथियों। क्यों पूछेगा? क्यों? क्योंकि साथियों सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है साथियों, और दूसरा रीजन क्या होता है साथियों? एल्बिडो। जब सूर्य का किरण तिरछा पड़ेगा तो एल्बिडो का भी मान अधिक होगा। एल्बिडो मतलब क्या? परावर्तित किरण। तो जब सूर्य की किरण तिरछा पड़ेगी तो ज्यादा परावर्तित किरण भी होगी साथियों, परावर्तित किरण का भी मान ज्यादा होगा, यानी एल्बिडो का भी मान ज्यादा होता है साथियों। ये दो रीजन बता देना साथियों। किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है तो सर पूछ सकते हैं दुम दबा के। अब प्रकाश कितना जो है इस तरह टकरा कर इस तरह कितना जो है एल्बिडो का मान, ये परावर्तित प्रकाश कितना परावर्तित होगा, इसको मापने का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको हम लोग प्रतिशत में मापते हैं। किसमें मापते हैं? प्रतिशत में हम लोग इसको कभी कभी माप लेते हैं, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम आपसे ये पूछते हैं एल्बिडो किस पर निर्भर करता है? एल्बिडो जो ये प्रकाश का जो किरण है जो तिरछा जाके आई और यहां से टकरा कर लौट गई, ये परावर्तित किरण है, ये किस पर निर्भर करता है साथियों? एल्बिडो की निर्भरता या एल्बिडो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ठीक है, चलिए इसी को समझते हैं एल्बिडो किस पर निर्भर करता है। तो साथियों हम लोगों ने क्या पढ़ा था 10th क्लास को याद कीजिए मेरे प्यारे साथियों। प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है, प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है वहां से टकरा कर जब लौट जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो इस सतह, ये कोई सतह है साथियों, ये कोई सतह है, इस सतह पर जो किरण आई मतलब आपतित किरण, और ये सतह से जो टकरा कर लौट गई, इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित मतलब होता है लौटना साथियों। ये ना बताए थे। और इस घटना को क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन बोलते थे कि नहीं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऐसा हम लोग पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे। अब वैसे भी अब कौन तुम लोग बुजुर्ग हो चुके हो यार, अभी भी तो पतलून पहनने की स्थिति में हो। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ। इसी जब जितना तिरछा होगा प्रकाश उतना ज्यादा परावर्तित होगा, जितना ज्यादा तिरछा होगा उतना ज्यादा परावर्तित होगा। तो इसको परावर्तित ना बोलकर इसको बोला जाता है एल्बिडो। क्या बोला जाता है? एल्बिडो। भूगोल की भाषा में परावर्तित को क्या बोल देते हैं साथियों? एल्बिडो बोलते हैं। समझ में? अभी फिलहाल यही समझना है कि परावर्तित को क्या बोल देता है? एल्बिडो। चलिए अब यहां समझाते हैं। तो साथियों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एल्बिडो किस पर निर्भर करता है। ये एल्बिडो जो है किस पर निर्भर करेगा साथियों? सबसे पहले ये प्रकाश का तिरछापन होना बहुत जरूरी है। प्रकाश का तिरछापन होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रकाश का तिरछापन होगा साथियों उतना ज्यादा क्या होगा साथियों? उतना ज्यादा एल्बिडो होगा। हमने ये कहा साथियों कि प्रकाश आई साथियों, यहां से प्रकाश आई मित्रों, और अगर सतह जो है खुरदरा रहा है मतलब यबड़ खुबर रहा है, क्या यहां प्रकाश का परावर्तन होगा? हम आपसे पूछ रहे हैं क्या सतह में प्रकाश का परावर्तन होगा? बोलो। उबड़ खाबड़ जगह पर प्रकाश का परावर्तन होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो यहां सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, सतह कैसा होना चाहिए, सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है साथियों एल्बिडो। जैसे सतह की प्रकृति दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्थल खंड होते हैं साथियों और एक होते हैं साथियों, एक स्थल खंड होते हैं और दूसरा होते हैं जल खंड साथियों। जल खंड, हमारे पृथ्वी पर यही दो तो खंड होते हैं साथियों, एक स्थल खंड होता है एक जल खंड होता है साथियों। अब एक बात बताओ साथियों, स्थल मेरा कैसा है साथियों? स्थल मेरा क्या है? स्थल मेरा उबड़ खाबड़ है ना। पृथ्वी का सतह उबड़ खाबड़ है कि नहीं? कहीं कहीं हिमालय है, बॉर्डर नियर हिमालय है, कहीं जो है तिब्बत का पठार है, उबड़ खाबड़ है मेरा स्थल खंड। स्थल खंड मेरा उबड़ खाबड़ है साथियों, इसलिए एल्बिडो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसलिए इसका एल्बिडो कम हो जाएगा साथियों। जल खंड क्या होता है साथियों? जल क्या होता है? चिकना होता है। जल का सतह जो होता है साथियों, जल चिकना होता है ना, जल एक जैसा होता है साथियों, चिकना होता है। तो जब चिकना होता है साथियों, स्थल खंड से ज्यादा चिकना होता है, तो इसलिए एल्बिडो का मान, इसका एल्बिडो का मान साथियों, एल्बिडो का मान क्या होगा? ज्यादा होगा साथियों। कि ये है पानी का सतह है साथियों, ये पानी का सतह है, तो ये पानी का सतह समतल होता है साथियों, चिकना होता है साथियों, इसलिए यहाँ क्या होगा साथियों? प्रकाश तिरछा पड़ेगी साथियों, तिरछा पड़ेगी तो साथियों यहाँ प्रकाश टकराकर लौट जाएगी साथियों। तो इसका मतलब ये साथियों, जितना तिरछा होगा जलखंड में उतना एल्बिडो का मान, प्रकाश का परावर्तन उतना ज्यादा होगा साथियों, एल्बिडो भी ज्यादा होगा साथियों। समझ में आया? अब एक बात बता मेरे प्यारे मित्रों, एक बात बता मेरे प्यारे मित्रों, हम आपसे ये पूछते हैं स्थल खंड का एल्बिडो का मान कम है, एल्बिडो का मान कम है, तो एक बात बताओ स्थल खंड ज्यादा गर्म होगा या जल खंड ज्यादा गर्म होगा? बताओ। अरे हम ये पूछना चाह रहे हैं
स्थल खंड में एल्बिडो, यानी कि ये है स्थल खंड, ठीक है। यहाँ एल्बिडो कम है, मतलब प्रकाश कम टकरा कर लौट रही है, प्रकाश जो है कम टकरा कर लौटती है, क्योंकि प्रकाश सीधे सीधी आती है, तो इसलिए जो है प्रकाश सीधे सीधी आती है। जब सीधे सीधी आती है तो यहाँ प्रकाश कम टकरा कर लौटती है, मतलब हल्का सा एल्बिडो होता है लेकिन कम होता है साथियों। तो जब यहाँ प्रकाश टकराकर कम लौटेगी तो इसका मतलब स्थलकण ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है ना, स्थलकण जल्दी हीट हो जाएगा साथियों, स्थलकण जल्दी हीट हो जाएगा साथियों। और लेकिन साथियों क्या होता है, जलखंड, जलखंड में क्या होता है साथियों, जलखंड में एल्बिडो का मान अधिकतम होता है, यानी कि प्रकाश ज्यादा टकरा कर लौटती है साथियों। तो इसलिए जलखंड जो है साथियों, जलखंड वाला भाग साथियों बहुत देर से गर्म होता है साथियों, बहुत देर से गर्म होता है। अगर ये भी नहीं समझ में आया बताते हैं, रुको अब हम आपको बताने जा रहे हैं, रुको अभी 1 मिनट में दिखाते हैं। आपसे हम ये पूछते हैं, ये है गमला, अब ये है गमला, ठीक है। अब हम आपसे ये कहते हैं, दे दे रे बाबा, भगवान के नाम पे 2 टका दे दे रे बाबा, तेरे बच्चे अच्छे होंगे रे बाबा, दे दे रे बाबा, दे दे मेरे छोटे छोटे बच्चे रे बाबा। चलो यहाँ देखो, अब ये है आपका गमला, ठीक है, ये है गमला। अब हम आपसे एक बात बोलते हैं बबुआ, इस गमले को हम खाली गर्म करेंगे, खाली ऐसे ही चढ़ा देंगे गैस पर, और एक गमला और लेंगे, एक गमला लिए, एक गमला है खाली और एक गमला में है ससुरे पानी, इस गमले में है पानी। अब एक बात बताओ साथियों, सबसे जल्दी गर्म कौन होगा, सबसे जल्दी गर्म कौन होगा, ये खाली वाला गमला या भरा पानी वाला गमला, बताओ। खाली वाला। तो यही सोच लो कि ये स्थल खंड है और ये क्या है, ये जल खंड है। तो जल खंड क्या होता है साथियों, जल खंड में एल्बिडो का मान अधिक होता है, इसलिए ये ससुरा देर से गर्म होता है। ये जल वाला भाग जो है साथियों, जल वाला जो डूबा था ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ये देर से गर्म होगा, जबकि ये देर से। दोनों को क्या करो, गैस पर चढ़ा दो, एक चूल्हा पर ये, एक चूल्हा पर ये। अरे एक बार दोनों को छू कर देखो 2 मिनट के बाद, तो मजा आ जाएगा, जिंदगी का मजा ही कुछ और है मित्रों। समझा, अब समझा, अब नहीं समझेगा तो जाके कटोरा लेके भीख मांग मेरे भाई। तो आपसे पूछेगा एल्बिडो किस पर निर्भर करता है साथियों, 2 चीज पर निर्भर करता है, एक प्रकाश की तिरछापन पर, जितना ज्यादा तिरछा होगा उतना अधिक एल्बिडो होगा, और सतह की प्रकृति पर। अगर सतह जो है, सतह स्थलखंड होगा, एकदम उसको लगा ना, सतह अगर स्थलखंड होगा साथियों, एल्बिडो का मान कम होगा साथियों। एल्बिडो का मान कम होने के बाद इसलिए स्थलखंड जो होता है साथियों, वो क्या होता है, जल्दी हीट हो जाता है साथियों, जल्दी हीट हो जाता है साथियों, जल्दी हीट हो जाता है। और जलखंड क्या होता है, देर से क्या होता है, देर से हीट होता है साथियों, गर्म होता है साथियों, याद रखना। तो ये था हमारा एल्बिडो का कॉन्सेप्ट। चलिए ओके, मिलते हैं फिर।